हाय एवरीवन, खान एकेडमी KCT में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एक सीरीज चलाएंगे जी क्लास 10th के जितने भी चैप्टर हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उन सब के टॉपिक आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कास वाला है उससे हम आज तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो हम बात करते हैं। देखो, सीधी सी बात ये है, अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द है, अपने आप में अधूरा है। इसका तात्पर्य क्या होता है, सबसे पहले ये लिखना है। एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सी क्रिया? आर्थिक क्रिया। अब आपको पता होनी चाहिए आर्थिक क्रिया क्या होती है। वो क्रिया जो मानव अपनी जीवन निर्वाह के लिए जो भी पैसा कमाता है वो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब आर्थिक क्रिया होती क्या है तो उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो, आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं। आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक्स में वैसे तीन होती है: प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। तीन प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है जो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। अगले चैप्टर में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब अगला इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है विकास के विभिन्न लक्ष्य। विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी कैसे हो सकते हैं, तो इसके बारे में बातचीत करने है। हेडिंग लगाना आपको, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर वो विरोधी कैसे होते हैं। तो देखो, इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति या समूह के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति हो या कोई समूह हो, उसके लिए विकास के लक्ष्य कैसे हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत हो सकती है, विरोधी हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। उदाहरण पर नदी पर बांध बनाना वहाँ के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। देखो, इसमें कहना क्या चाहता है, यानी विकास किसी भी व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है तो किसी व्यक्ति के लिए वो विकास भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति है तो उसके लिए जैसे डैम बना रखा है, बांध बनाए हैं, तो गरीबों के लिए, वहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए वो विनाश का कार्य करेगा। जबकि जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उनके लिए वो विकास का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको विद्युत उत्पादन, इसके अलावा सिंचाई की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं उसको मिल जाती है। इसके अलावा देखो, नेक्स्ट है अपना आय के अतिरिक्त अन्य कारक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो कौन कौन से हैं। यानी विकास में आय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन विकास में आय ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा भी अन्य मापदंड है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो इसमें हमने पढ़ा, भौतिक और अभौतिक चीज़ें होती हैं। आय के अतिरिक्त कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार होता है। इसके अलावा मित्रता, सुरक्षा, समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती है, अभौतिक वस्तुएं नहीं खरीदी जा सकती हैं। मान सम्मान, दूसरे के साथ किस प्रकार से व्यवहार, किस प्रकार से बातचीत करते हैं, उन सब की बातचीत है यहाँ पर। अगला है आर्थिक विकास के बारे में। अगला अपना टॉपिक है इसमें आर्थिक विकास। देखो, आर्थिक विकास क्या होता है। ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय या दीर्घ अवधि में बढ़ती है। आर्थिक विकास के बारे में ध्यान रखना है इसमें कि विकास के लिए साक्षरता की आवश्यकता की बात कर रहे हैं। ये किसके लिए? विकास के लिए। विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता की बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला है कि साक्षरता से क्या हो सकता है। तो आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता में इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, पहला पॉइंट ये। दूसरा है, इसे रोजगार का स्तर बढ़ता है, यानी शिक्षा से क्या बढ़ते हैं, विकल्प बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? विकल्प बढ़ जाते हैं रोजगार के। तीसरा है, नई तकनीक का प्रयोग का स्तर बढ़ता है, ये भी बात है। चौथी है, लोगों में स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति में ये जागरूकता जरूर बढ़ जाती है। अगली है पांचवी, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्या बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, यानी मैं कहना विकल्प बढ़ जाते हैं उसके। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है, एक देश की आय क्या है। क्या लिखा है? एक देश की आय क्या है। तो किसी भी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है, इसे ही देश की कुल आय ज्ञात होती है। अब देखो, नेक्स्ट हेडिंग लगानी है आपको, देशों के मध्य विकास को मापने की, ध्यान रखना, मापने वाले कारक कौन कौन से हैं। विभिन्न देशों के प्रति विकास को मापने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो, देशों के मध्य विकास को नापने के या मापने के कारक हैं। देशों के मध्य विकास को मापने के कारण है औसत आय, यानी पर कैपिटा इनकम। क्या है, ध्यान रखना,
औसत आय है। औसत आय किसे कहते हैं आपको पता होता है। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर क्या निकलती है, औसत आय, जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो केवल आय ही नहीं होती है, ध्यान रखना, विभिन्न देशों के। इसके साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना। एक बात ये नोट लगा कर लिख लेना, देश की औसत आय की गणना, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा किस में की जाती है, डॉलर में की जाती है। देश की आय की गणना किस में की जाती है, डॉलर में की जाती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो हम सबसे पहले विकसित देश की देख लेते हैं कि विकसित देश की मुख्य विशेषता क्या होती है। नई तकनीक और विकसित उद्योग होते हैं उस देश के पास, पहली पॉइंट तो ये याद रखना। उसके पास टेक्नोलॉजी होती है, न्यू टेक्नोलॉजी होती है, और उसके पास इंडस्ट्रीज क्या होती है, डेवलप हुई होती है। अगला है, उसका उच्च स्तरीय रहन सहन होता है, प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है, साक्षरता दर उच्च होती है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होती है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर पर क्या होता है, उनका नियंत्रण होता है। ये सारी बातें याद रखनी है आपको। उस तकनीकी होती है उनके पास में, उच्च प्रौद्योगिकी होती है, उच्च तकनीक प्रौद्योगिकी। इसके अलावा उच्च विकसित उद्योग होते हैं, उच्च स्तरीय रहन सहन होता है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है, साक्षरता दर उसकी 100% के लगभग होती है। इसके अलावा पैसे भी बहुत ज़्यादा, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा होती है। ये अब है विकासशील देश। देखो, विकासशील देशों की विशेषता की बात करें तो औद्योगिक रूप से वो पिछड़े हुए होते हैं, निम्न प्रति व्यक्ति आय होते हैं, साक्षरता दर निम्न होती है, सामान्य रहन सहन होता है और बेहतर स्वास्थ्य का अभाव होता है। यहाँ पर मैं दोनों का आपको उदाहरण देके समझा देता हूँ। देखो, उदाहरण के माध्यम से आप देखो, एक देश जापान, कौन सा है, जापान। जापान की ना हम लिटरेसी की बात करें, साक्षरता दर की बात करें जापान की, तो जापान की साक्षरता दर लगभग 100% है। वहाँ पर जीवन प्रत्याशा देखें तो 80 से 85 के बीच में वहाँ की जीवन प्रत्याशा है, यानी एक व्यक्ति औसतन कितने साल जीता है, 80 से 90 साल, 80 से 85 साल तक जीता है। और पर कैपिटा इनकम वहाँ की सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखना। और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों सब अच्छी है, वहाँ पर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, आपको सबको पता है जापान के बारे में। ये बात हो गई। अब बात करते हैं एक विकासशील देश की। अब बात करते हैं, देखो, एक विकासशील देश की। अगर विकासशील देश करें, यहाँ पर भारत को ही ले लो, भारत एक विकासशील देश है, ठीक है। अब औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं, भारत में जितने भी उद्योग पिछड़े हुए हैं, पर अंग्रेजों के काल से चले आ रहे हैं, वही उद्योग अभी भी चल रहे हैं, ध्यान रखना। भारत में प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय, आपको पता है हमने डॉलर के अकॉर्डिंग पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे, उसमें भारत मध्यम कैटेगरी के अंतर्गत आता है, यानी विकासशील देश मध्यम में। कितनी, 6700 डॉलर है भारत की प्रति व्यक्ति आय। अब साक्षरता दर भी निम्न है, कितनी, 74.04% हमारी साक्षरता है भारत की, तो बहुत कम है बाकी के विकासशील देश, विकसित देशों की अपेक्षा। सामान्य रहन सहन होता है, आपको पता है भारत में कितने व्यक्ति हैं जिनका रहन सहन उच्च है, कितने निम्न है। बेहतर स्वास्थ्य का क्या है, अभाव है, इसीलिए अधिक मृत्यु दर है भारत में, ये बात याद रखना। अगला है आर्थिक नियोजन। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक नियोजन की। पहली बात तो आर्थिक नियोजन होता क्या है, देश के साधनों का, संसाधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना। आपको पता है आर्थिक नियोजन में भारत सरकार ने एक 1950 में एक आयोग की स्थापना की थी, जिसका नाम है योजना आयोग, आपको पता होना चाहिए। इसी से योजना आयोग से पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई थी, तो वो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। अब देखो, आपको तो मतलब याद रखना है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना। ये अगला है राष्ट्रीय आय। किसकी बात करें, राष्ट्रीय आय की। देखो, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। देखना राष्ट्रीय आय के बारे में, देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं, गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु आ गया मतलब प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय आ गया, द्वितीय व्यवसाय कह सकते हैं, द्वितीय क्रिया या द्वितीय क्षेत्र को होते हैं। सेवा यानी तृतीय क्षेत्र के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर जो प्राप्त होते हैं उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसे मान लेना ये अपना भारत है, इस भारत के अंदर हम तीनों सेक्टरों से जो भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, वो चाहे वस्तु और सेवा, इसके अलावा विदेशों से आने वाली आय, ये संपूर्ण आय क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है, जिसको नेशनल इनकम कहते हैं। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। देखो, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, किसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या में भाग दिया जाता है तो
जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इसका सूत्र याद रखना, राष्ट्रीय आय यानी कैसे निकाली जाती है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, इसके माध्यम से, यानी देश की कुल आय का मतलब राष्ट्रीय आय हो गई, इसमें किसका भाग दे दिया जाता है, जनसंख्या का भाग देने पर हमें पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय निकलेगी। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय निकलती है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, देखो भारत मध्यम आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में कितना यूएस डॉलर है, 6700 प्रति वर्ष है। अब देखो मैं यहाँ पर ही आपको उन देशों की बता देता हूँ जो आय के आधार पर है। उनकी 3 कैटेगरी हैं, कितनी कैटेगरी हैं, 3 कौन कौन सी है तो मैं बताता हूँ। उनकी 3 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी में अंतर्गत वो देश आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय $49,000 के लगभग है। इसके अलावा $2,500 से जिसकी कम है, $2,500 से कम, वो तृतीयक में आता है, यानी निम्न कैटेगरी के अंतर्गत आता है। जो 49,500 और 2,500 से ज्यादा, 49,500 से कम और $2,500 से ज्यादा हो, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, मध्यम में आता है। कौन सी में आता है, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत तो दुनिया के जितने भी विकसित देश है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं विकासशील देश, आय के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, और इसके अंतर्गत आते हैं अविकसित देश। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो भारत कौन सी श्रेणी में, मध्यम श्रेणी में आता है, ध्यान रखना। भारत जो मध्यम आय वाला देश है, ध्यान रखना। अब देखो प्रति व्यक्ति आय के अलावा क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय के अलावा हम बात करें, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय के अलावा, या हम कह सकते हैं आय के अलावा भी बहुत सारे ऐसे तत्व है या बहुत सारे ऐसे मापदंड है जिसकी वजह से हम विकास को माप सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से शामिल है तो मैं बता देता हूं आपको देखो इसमें HDI पढ़ना है। क्या पढ़ना है, HDI। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ HDI के बारे में कुछ। देखो आपको ये नोट्स में लिख लेना है HDI। सबसे पहले जो लिखा रहा हूँ उनको पहले लिखना है HDI। देखो HDI क्या होता है, HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं इसे मानव विकास सूचकांक। क्या कहते हैं इसे, मानव विकास सूचकांक कहते हैं इसे। ये अब इस मानव विकास सूचकांक को जारी करता है UNDP। कौन करता है, UNDP। UNDP का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या नाम होता है, क्या पूरा नाम क्या होता है इसका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये क्या जारी करता है, HDI मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी करता है, जिसको HDR कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट कब से स्टार्ट हुई, तो ध्यान रखना 1990 से स्टार्ट हुई है। ये जारी किसने की है, तो ये अगला लिखना है आपको। देखो सबसे पहले 1990 में 2 व्यक्ति थे, कहाँ के, एक तो पाकिस्तान के थे और एक इंडिया के थे। एक कहाँ के थे, इंडिया के थे। पाकिस्तान और इंडिया के 2 व्यक्ति थे। पाकिस्तान के थे डॉक्टर महबूब उल हक और भारत के थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। उन्होंने मिलकर ये विचार व्यक्त किया था विकास के बारे में, अन्य मापदंड के बारे में। ध्यान रखना HDI 0 से लेकर 1 के बीच में मापा जाता है। और अगली पॉइंट याद रखना, विश्व में टॉप पर कौन से देश है, तो नॉर्वे विश्व पर टॉप पर है, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। ये अगर भारत की बात करें तो ध्यान रखना 2020-21 में भारत की जो रैंक की ना वो 130वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर था भारत, 130वें। वर्तमान में भारत ध्यान रखना 132वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 132 में। तो आपको लिखना क्या है, वो मेरी बात सुनना पहले। प्रति व्यक्ति आय लिखने के बाद आपको लिखना है HDI। HDI में जो बोल रहा हूँ वैसे लिखना है HDI के आगे लिखना मानव विकास सूचकांक, और फिर लिखना नीचे जारी। इसको मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है, तो लिखना UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट
प्रोग्राम इसको क्या करता है, जारी, एचडीआर को जारी करता है। मानव विकास सूचकांक के 3 महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। कितने महत्वपूर्ण सूचक होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं तो मैं बता देता हूं। पहला होता है साक्षरता। क्या होता है? साक्षरता। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है संसाधनों तक पहुंच या प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ध्यान रखना। और तीसरा होता है स्वास्थ्य। क्या होता है? स्वास्थ्य या जीवन प्रत्याशा, ध्यान रखना। ये 3 सूचक होते हैं या 3 स्तंभ होते हैं मानव विकास सूचकांक के, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो उसके बाद आपको क्या लिखना है, मैंने सारी चीजें बता दी है। फिर लिखना है ये शिशु मृत्यु दर। किसके बारे में लिखना है? शिशु मृत्यु दर। कि शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है, ध्यान रखना, शिशु मृत्यु दर। यानी क्या बात कर रहे हैं कि 1 साल में जितने भी, मान लेना 1000 बच्चे जीवित पैदा हुए हैं, कितने? 1000। उनमें से 1 साल की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात दिखाता है क्या? शिशु मृत्यु दर। साक्षरता किसे कहते हैं? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है? साक्षरता कहलाता है। अगला है निवल उपस्थिति अनुपात, यानी 14 और 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ का प्रतिशत है। यानी 14 या तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत है। शायद आपको याद हो, एक उदाहरण है आपकी किताब में दे रखा है अच्छे से, बिहार का। 3 राज्यों का दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ। 3 राज्य हैं। सबसे पहले उसमें बात करें हम, तो मैं आप बता देता हूँ उस उदाहरण को आपको समझा के। 3 है। एक तो दे रखा है केरल का, एक दे रखा है हरियाणा, और एक दे रखा है बिहार। यानी विकास को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो देखो पर कैपिटा इनकम में तो आपका हरियाणा टॉप पर था, जबकि एचडीआई के अकॉर्डिंग भारत में टॉप पर कौन है? केरल है। क्योंकि केरल की शिक्षा और साक्षरता ये, और इसके अलावा स्वास्थ्य सबसे अच्छा है, जबकि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। प्रति व्यक्ति आय में भी पिछड़ा हुआ है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर में भी पिछड़ा हुआ है। तो ये 3 राज्यों का उसमें आपको सर्वे दे रखा है, ध्यान रखना। तो उसमें इसमें दे रखा है ये कि कितने बिहार के 50% से भी अधिक बच्चे हैं ना जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, हम उम्र के 16-17 साल के, 14-15 साल के। अगला है बीएमआई, ये ध्यान रखना, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बीएमआई क्या होता है? देखो, शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण। वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि ये 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित है, अगर ये 25 से ऊपर है तो वो मोटापे से ग्रस्त है। ये हमने पढ़ा था, आपको एक बॉक्स दे रखा है क्लास 10th में, आपको शायद याद हो। तो उस बॉक्स में आपको दे रखा है कि प्रत्येक बच्चे की उसकी ऊंचाई के आधार पर और उसके वेट के आधार पर इसको निकाला जाता है। अगला है मानव विकास सूचकांक। ये देखो यहाँ पर दे रखा है इसे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो फिर भी देख लेना ये क्या है। हम रीडिंग लगा देता हूँ मैं। मानव विकास सूचकांक आय व अन्य कारकों का यानी समावेश होकर एक सांकेतिक सूची, इसके आधार पर किसी भी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। इसके आधार पर ध्यान रखना, आधार पर किसी भी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। इसमें देशों की तुलना लोगों को शिक्षित स्तर यानी साक्षरता या शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है। 3 ध्यान रखना, शैक्षिक स्तर यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, मानव विकास सूचकांक की गणना में 136वां स्थान गलत है, ध्यान रखना। 130वां स्थान है, टाइप होने में हो गई मिस्टेक। कितना स्थान? 130वां, जबकि वर्तमान में 132वां स्थान है। अगला टॉपिक है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, विकास की धारणीयता। यानी इस टॉपिक का मतलब है, यहाँ आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा होगा, सतत पोषणीय विकास, ये उसी का पार्ट है, ध्यान रखना। यानी सतत पोषणीय विकास है, क्या होता है आपने पहले भी पढ़ रखा है। देखो हम बात करते हैं इसकी,
सतत पोषणीय विकास क्या होता है? विकास की धारणा से अभिप्राय है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरत के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरत को भी ध्यान में रखना। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनका हम अत्यधिक उपयोग किया जा रहे हैं। ये समाप्य खनिज है। कैसे खनिज है? समाप्य है। तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए कहा जा गया हमारी आवश्यकता को पूरा करें भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर। इसकी जगह हमें कोयले की जगह दूसरे ऐसे अनवीनी अनवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय संसाधन का इस्तेमाल करना चाहिए। गैर समाप्य होते हैं, असमाप्य वाले संसाधन, उनका उपयोग करना चाहिए इनके स्थान पर। अब देखो इसकी विशेषता क्या है। सतत पोषणीय विकास और विकास की धारणता एक ही बात है, ध्यान रखना। पहली विशेषता है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, वो बात आपको ध्यान है। नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा, इनका। इसके अलावा वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद करते हैं, यानी वैकल्पिक संसाधन यानी जैसे ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत है सौर, पवन, उनको। और संसाधनों के पूर्ण उपयोग और पूर्ण चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ाना, जैसे इसका छाजन और स्क्रैप होता है ना, तो उसका भी क्या किया जाना चाहिए, वापस उपयोग किया जाना चाहिए। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला है नेक्स्ट, अब दो है। अब कौन कौन से नवीकरणीय साधन है, कौन से गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो ये यहीं देख लो, आगे भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में और पढ़ के आ चुके हैं वैसे। देखो सबसे पहले नवीकरणीय साधन कौन से हैं? भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पूर्ण पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का क्या कर रहे हैं, अति उपयोग कर रहे हैं। यानी वर्षा क्या हो रही है, कम हो रही है, इस भूमिगत ग्राउंड वाटर का हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, भौम जल को। तो ये क्या कर रहे हैं, पानी का या भूमिगत जल का अति उपयोग कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हो कि आपके आसपास में भौम जल कम हो गया है, जो हम किसके माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से और किसके माध्यम से, कुओं के माध्यम से हम निकालते हैं। तो ये पानी धीरे धीरे क्या हो गया, लुप्त होने के कगार पर, बहुत जगह कम हो गया है, ये ध्यान रखना। अगला है गैर नवीकरणीय साधन। गैर नवीकरणीय साधन वो है जो कुछ वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है, इनकी पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला, जैसे पेट्रोल, ये इनको वापस हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, ध्यान रखना, हजारों लाखों वर्ष। क्योंकि ये जीवाश्म खनिज होते हैं। कैसे खनिज होते हैं, जीवाश्म, जो बनने में इनको लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो गया है पूरा। ठीक है, जय हिंद।